नमस्कार। संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस, द्रमुक सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दे उठाने के प्रयास किए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने से इसकी अनुमति नहीं मिलने पर सदन से वॉकआउट कर गए। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और द्रमुक के टी.आर. बालू को कुछ मुद्दों को उठाने का प्रयास करते देखा गया। हालांकि शोर शराबे में उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा सकी। इस पर ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सभी सदस्यों का होता है। क्या विपक्ष प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहता? प्रश्नकाल में रोज हंगामा करना अच्छी बात नहीं है। सदन में कुछ सदस्यों के तख्तियां दिखाने पर ओम बिरला ने कहा कि ये ठीक नहीं है। इसके बाद कांग्रेस, द्रमुक, राकपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने विभिन्न लोक महत्व के विषय उठाए। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर सदन में चर्चा में मांग की। उन्होंने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 1962 में युद्ध के समय सदन में चर्चा हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 165 सदस्यों को बोलने का मौका दिया था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस विषय पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में फैसला होगा। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी शून्यकाल में तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प का मुद्दा उठाते हुए दोनों देशों के संबंधों पर सदन में चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि 1950 से लेकर 60 के दशक तक जब भी चीन के साथ हमारा तनाव बढ़ा तब सदन में इस विषय पर चर्चा हुई है। बिहार के सारण जिले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत का मुद्दा शून्यकाल में उठाते हुए भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, जिससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके कारण शराब का अवैध व्यापार वहां होता है और निर्दोष लोगों की मौत होती है, जो चिंता की बात है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन वहां नकली शराब पीने से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आता, क्योंकि सरकार की नीयत साफ है। बिहार के सारण से लोकसभा सदस्य जनार्दन सिग्रीवाल ने इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया कि उन्हें सूचना मिली है कि उनके संसदीय क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग अस्पताल में हैं। उन्होंने इस घटना के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बिहार पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि राज्य के सारण जिले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने शून्यकाल में दावा किया कि तेलंगाना पुलिस ने कल शाम को हैदराबाद में कांग्रेस के वॉर रूम में बिना किसी नोटिस या सर्च वारंट के घुसकर महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और तोड़फोड़ की। टैगोर ने केंद्रीय गृह मंत्री से मामले में हस्तक्षेप की भी मांग की। शून्यकाल में भाजपा के सत्यदेव पचौरी ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत बताई। भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वो बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए हस्तक्षेप करें। केसी थॉमस ने घरेलू हवाई टिकटों के अत्यधिक दाम और दिल्ली समेत अनेक विमानपत्तनों पर यात्रियों की भारी भीड़ के मामले का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया। भाजपा के संसद सेठ ने केंद्र से मांग की कि गो तस्करी को राष्ट्रीय अपराध घोषित किया जाए और इसे रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए। शून्यकाल में बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने बिल्किस बानो मामले में दोषियों को आचरण के आधार पर छोड़े जाने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अपराधियों को राज्य सरकार द्वारा माफी देने का प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए। भाजपा के तीर्थ सिंह रावत ने उत्तराखंड की भाषाओं गढ़वाली, कुमायूनी और जौनसारी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया। भाजपा के रवि किशन ने जिम में व्यायाम करते हुए लोगों की मौत के कुछ हालिया मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के जांच एक दल का गठित करे, जो कि इस संबंध में अध्ययन करे। भाजपा के निशिकांत दुबे ने मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने की मांग केंद्र सरकार से की। लोकसभा ने बुधवार को 2022-2023 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-2020 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दी। इससे पहले अनुदान की अनुपूरित मांगों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की विभिन्न उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत है और दबाव झेलने में समर्थ है तथा सरकार राजकोषीय घाटे, महंगाई और भारतीय मुद्रा की स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्ववर्ती संपर्क सरकार के समय में वर्ष 2008-2009 में वैश्विक आर्थिक संकट के बाद 2 अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई थी। तब इसमें बजट के अतिरिक्त 20% राशि की मांग रखी गई थी।
उन्होंने कहा कि महामारी के बाद वर्ष 2020-2021 में भी 2 अनुदान की अनुपूरक मांग रखी गई थी और तब मूल बजट की 19% राशि की मांग की गई थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष के में अनुपूरक मांग में मूल बजट का केवल 8% राशि अतिरिक्त मांग के रूप में मांगी गई है। वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि आगामी बजट सत्र में वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए एक बार और अनुदान की अनुपूरक मांगों को पेश किया जा सकता है। महंगाई पर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले दिनों महंगाई में लगातार कमी आई है, सरकार इसे और कम करेगी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सरकार की लगातार नज़र है। उन्होंने कहा कि महंगाई में गिरावट आई है। नवंबर 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत मुद्रास्फीति 5.88% रही, जो कि अक्टूबर में 6.77% थी। उन्होंने कहा कि 2013 में इसी अवधि में मुद्रास्फीति की दर 18 और 19% रही। वित्त मंत्री ने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर दर्ज की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय मुद्रा दुनिया के अन्य महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा की तुलना में मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा की तुलना में रुपया मजबूत हुआ है। वित्त मंत्री ने आंकड़ा देते हुए कहा कि डॉलर के मुकाबले जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों की मुद्रा में जितनी गिरावट दर्ज की गई है, उसकी तुलना में भारत की मुद्रा रुपये में कम गिरावट दर्ज की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीए में तेजी से कमी आ रही है और सरकार ने बेहतर तरीके से इसे संभाला है। उन्होंने कहा कि भारत को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। मनरेगा का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ दिन में मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम की मांग में कमी आई है और ये मांग आधारित कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा कोष पर मार्च 2022 से रोक है क्योंकि अनेक लोगों की तरफ से अनियमितताओं की शिकायत आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जब तक इस संबंध में राज्य सरकार आवश्यक स्पष्टीकरण नहीं देगी, तब तक मनरेगा कानून के तहत सरकार धन रोक रखेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि संपर्क के समय रेपो दर 8% थी और आवास ऋण पर ब्याज दर 10% से अधिक हो गई थी, लेकिन अब रेपो दर केवल 6.25% है और आवास ऋण की ब्याज दर 8.20% है। अनेक केंद्रीय योजनाओं को खत्म करने के एक सदस्य के आरोप पर वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने बजट के समय ये जानकारी प्रस्तुत की थी कि 130 योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें अब 65 योजनाओं में मिला दिया गया है और कोई योजना बंद नहीं हुई है। सरकार ने अनुदान की अनुपूरक मांग के तहत 3.25 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी थी। इसमें से 3.25 लाख करोड़ रुपए नकद निवल व्यय के रूप में है, जबकि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों के जरिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इनमें से 1.09 लाख करोड़ रुपए की राशि उर्वरक सब्सिडी के भुगतान के मद में है। इसके अलावा 80,348.25 लाख करोड़ रुपए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के व्यय को पूरा करने के लिए है, जो मुख्य रूप से गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने से जुड़ा हुआ मद है। सांसद महुआ मोइत्रा की टिप्पणी के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनादेश देती है और सरकार को भी जनता ने मौका दिया है। हमें जनता को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि माचिस किसके हाथ में है, कैसे उपयोग में आती है, ये महत्वपूर्ण है। महुआ मोइत्रा ने सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए शेर पढ़ा था, सवाल यह नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यह है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे हाथ में जब माचिस थी तो हमने उज्ज्वला योजना दी, उजाला योजना दी, प्रधानमंत्री किसान योजना दी, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि आपके यानी तृणमूल कांग्रेस के हाथ में जब माचिस आई तो आगजनी की गई, लूट हुई, दुष्कर्म हुए, भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए। लोकसभा में बुधवार को तमिलनाडु की 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सूची में डालने के प्रावधान वाले संविधान अनुसूचित जातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में रखते हुए कहा कि इसमें तमिलनाडु की नारी कोरवन और तिरुविक्करन पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के जयकुमार ने कहा कि 2 जनजातियों के साथ ही तमिलनाडु के कुछ और समुदायों को जनजाति के वर्ग में शामिल करने की ज़रूरत है। भाजपा के रंजीत सिन्हा, एच नाइक निम्बालकर ने कहा कि
महाराष्ट्र के धनगढ़ समुदाय को भी जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाए। तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने पश्चिम बंगाल के कुछ समुदायों का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें भी एसटी की सूची में शामिल किया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने भी धनगढ़ समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग की। भाजपा के राजू बिष्टा ने दार्जिलिंग समेत पश्चिम बंगाल की 11 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के विश्नोई समुदाय को केंद्र की सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग की। अन्ना द्रमुक के पी रविंद्रनाथ ने तमिलनाडु में 2 जनजातियों के संबंध में विधेयक लाने के लिए सरकार का आभार जताया। चर्चा में द्रमुक के डी रवि कुमार, वाईएसआर कांग्रेस के एम गुरुमूर्ति, बीजू जनता दल के रमेश माझी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी और कुछ अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। चर्चा अधूरी रही। सदन में कुछ सदस्यों ने नियम 377 के तहत अपने अपने विषय उठाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की घटना को देखते हुए सरकार को चीन के से खतरे पर संसद में चर्चा करानी चाहिए। भाजपा के संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए काम करना चाहिए। लोकसभा के बाद अब खबरें राज्यसभा से। राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन सेना के अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मांग को लेकर कार्य स्थगन नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री के वक्तव्य से पूरी जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सदन और देश को यह जानने का हक है कि वहां वास्तविक स्थिति क्या है। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि विपक्ष के नेता ने कल अपनी बात रख दी थी, अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया गया था। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा को लेकर वो पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी दलों ने सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया और बाद में उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया। भारतीय जनता पार्टी की दर्शना सिंह ने मोटे अनाजों को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की मांग की है और उन्होंने कहा कि इससे उनका उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्रीमती सिंह ने शून्यकाल के दौरान कहा कि मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें भारी मात्रा में विटामिन और दूसरे पोषक तत्व हैं। लोग इसे सुपर फूड भी कहते हैं। प्राचीन काल से भारत में मोटे अनाजों की खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों की खेती में कम पानी की ज़रूरत होती है। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज राज्यसभा में कहा कि देश में दत्तक दिए गए 200 बच्चों को उचित परिवेश नहीं मिलने के कारण वापस लिया गया है। स्मृति ईरानी ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बच्चों को गोद लेने से संबंधित नियमों को कड़ा बनाया गया है और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को खत्म किया गया है। पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है। दत्तक दिए गए बच्चों की 2 वर्ष तक की निगरानी की जाती है। यदि बच्चे को उचित माहौल नहीं मिलता है या देखभाल नहीं होती है या संबंधित माता पिता उचित भावना नहीं रखते हैं तो बच्चों को वापस ले लिया जाता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि नियमों के मुताबिक जिन माता पिता से बच्चों को वापस लिया जाता है उन्हें फिर कभी बच्चे गोद लेने की इजाज़त नहीं दी जाती। उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया जाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले 7 वर्षों के दौरान देश में 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 30 लाख युवाओं को प्रौद्योगिकी संबंधी कौशल दिया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में हर वर्ष औसतन 15 लाख नए रोजगार दिए जा रहे हैं। राज्यसभा ने आज नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है, जिससे विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। विधेयक में कंपनियों के बीच विवादों के समाधान के लिए देश में संस्थागत, निष्पक्ष और स्वायत्त केंद्र बनाने और उसे वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इनमें मध्यस्थता केंद्र के नाम से नई दिल्ली की जगह भारत शब्द जोड़ते हुए नाम को भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के पारित होने से व्यवसायों से जुड़े मामलों में तेजी से आएगी और इन मामलों को तेजी से निपटाया भी जा सकेगा।
सरकार ने इसके लिए 75 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इनमें एक प्रमुख और 2 विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से उभर रहा है, इसलिए इसके संस्थानों को वैश्विक स्तर पर लाना जरूरी है। सरकार चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्थानों की विश्वसनीयता, साख और स्वीकार्यता बढ़े, और ये विधेयक इसी को ध्यान में रखकर लाया गया है। सरकार चाहती है कि भारतीय कंपनियां विवादों के निपटान के लिए विदेश न जाएं और विदेशी कंपनियां इसके लिए भारत आएं। कांग्रेस के विवेक तनखा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि विश्वसनीय मध्यस्थता केंद्र समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र की दुनिया भर में साख बनाने के लिए इसे सरकार के नियंत्रण से बाहर कर स्वायत्त और निष्पक्ष संस्था के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए इसमें विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए और इसे पूरी तरह पेशेवर बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी ने मध्यस्थता को कंपनियों के बीच विवादों के समाधान का सबसे अच्छा तरीका बताते हुए कहा कि इस तरह के केंद्र को संस्थागत रूप देकर निष्पक्ष और स्वायत्त बनाए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के फैसले सभी पक्षों पर बाध्यकारी भी होने चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय के कल्याण और आदिवासी क्षेत्रों को विकास के मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अर्जुन मुंडा ने उत्तर प्रदेश के 4 जिलों चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर में गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने से संबंधित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही। उनके जवाब के बाद सदन में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है और इसके बाद अब संसद की मुहर लग गई है। विधेयक के जरिए संविधान अनुसूचित जाति जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967 और संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में बदलाव लाया जाएगा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के हितों की बात ही नहीं करती है, बल्कि उनके कल्याण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास को भी बेहद महत्व दे रही है। इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किए जाते रहे हैं और आवश्यकता के अनुरूप धनराशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस पर जनजातियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि यह पार्टी सच्चे अर्थों में आदिवासी समर्थक होती तो राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध अपना प्रत्याशी न उतारती। संसद में लोकसभा और राज्यसभा में आज चर्चाएं विधिवत हुई और उसके बाद अनेक विधायी कार्य सुचारू रूप से निपटाए गए। संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।